नमस्कार विद्यार्थियों। आज BA भाग तृतीय वर्ष का अगला टॉपिक लेते हैं। भौतिक स्वरूप के बाद आता है भारत का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र सबसे पहले हम परिभाषित होंगे कि शब्द अपवाह तंत्र से मतलब क्या है, अपवाह क्या है, इसके बारे में हम पहले थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेते हैं। भारत के भौतिक स्वरूप का हमने टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़े। मैंने 4 वीडियो में एक एक भौतिक स्वरूप को लेके और भौतिक भाग को लेके और कोशिश की है समझाने की। आप कुछ किताब के सहयोग से, कुछ मैं PDF नोट्स भेजूंगा आपको, उसके सहयोग से थोड़ा सा अच्छे से और पढ़ना है। भारत का अपवाह तंत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। अपवाह तंत्र से पहले हम लेते हैं कि अपवाह क्या है। अपवाह से अभिप्राय जल धाराओं तथा नदियों द्वारा जल के धरातलीय प्रवाह से है। मतलब जल का धरातल पर अगर धारा या नदी के रूप में बहता है तो उसको अपवाह कहते हैं। और अपवाह तंत्र क्या हुआ? सरिताओं की उत्पत्ति अर्थात नदियों की उत्पत्ति तथा उनके समय के साथ विकास से है। अपवाह तंत्र नदियों का उत्पत्ति तथा उनका समय के साथ से धीरे धीरे नदी एक छोटी नदी है, बड़ी नदी का रूप धारण कर लेती है। और ये एक नदी, बड़ी नदी जब एक छोटी नदी धीरे धीरे बड़ी नदी का रूप धारण करते तो उसके साथ साथ उसकी छोटी छोटी सहायक नदियां भी विकसित होती रहती है। जब इस तरह की एक संरचना, ज्यामितीय स्वरूप और स्थानिक व्यवस्था बन जाती है तो उसको अपवाह प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। किसी प्रदेश का ऊंचावच और जलवायु दो प्रमुख प्रधान कारक हैं और उन दो कारकों के आधार पर ही अपवाह तंत्र का प्रारूप विकसित होता है। भारत नदियों वाला देश है, 4000 से अधिक छोटी बड़ी नदियां हैं और भारत के अपवाह तंत्र को दो मोटे रूपों में विभाजित किया गया है, हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के नाम से। यहाँ पर अपवाह तंत्र का एक डायग्राम दे रखा है, नीचे एक सारणी है, मैप में नीचे दे रखा है, किसी एक नंबर लगा रखे हैं। अलग एक नंबर सिंधु नदी प्रणाली, 2 गंगा नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र महानदी, इस तरह से अलग अलग विकसित कर रखे हैं कि अलग अलग प्रवाह प्रतिरूप। और एक बीच में एक बड़ी सी डॉट डॉट सी लाइन ये दर्शा रखी है, ये भारत की जल विभाजक रेखा है। भारत की जल विभाजक रेखा है जिससे एक तरफ का इधर का भाग है पूरा का पूरा इधर की नदियां बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है और इस रेखा के पश्चिम की नदियां हैं बहती हुई अरब सागर में जाके गिरती है। तो भारत की एक जल विभाजक रेखा है। उसके बाद पहला आता है हिमालय का अपवाह तंत्र। हिमालय का अपवाह तंत्र है, यहाँ पर अनुगामी नहीं है बल्कि पूर्वगामी अपवाह दृष्टिगत होता है। अनुगामी से मतलब ढाल के अनुरूप बहने वाला। अधिकांश अनुगामी है पर कुछ पूर्वगामी, मतलब जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही नदियां बह रही थी, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र है, तीस्ता है, ये नेपाल की अरुण नदियां है जो हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व ही ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही थी। कालांतर में हिमालय का निर्माण हुआ धीरे धीरे और नदियाँ धीरे धीरे हिमालय को काटती गई और गहरी खाइयों का निर्माण करती गई। तो ये नदियाँ शीर्ष अपरदन तथा नदी अपहरण का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। उसके बाद हिमालय अपवाह तंत्र में 3 बड़ी नदियाँ आती है। पहली सिंधु नदी अपवाह तंत्र आता है, उसके बाद गंगा नदी, उसके बाद सतलुज या ब्रह्मपुत्र जैसे कह सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र और गंगा नदी का अपवाह तंत्र आगे जाके और एक जगह मिल जाता है। तो सिंधु नदी का अपवाह तंत्र है, उसमें 5 बड़ी नदियां हैं। सिंधु नदी जो सबसे बड़ी लंबी नदी है, 2880 किलोमीटर लंबी है और इसकी कुछ सहायक नदियां दे रखी है या कहाँ पर जाके गिरती है। उद्गम इसका मानसरोवर झील तिब्बत के पास से होता है। सतलुज नदी है, ये भी मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से उत्पन्न होती है और ये आगे जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ व्यास, स्पीति और बसवा नदी हैं। रावी नदी रोहतांग दरे के कांगड़ा के पास से निकलती है। रावी नदी रोहतांग से, व्यास नदी भी रोहतांग के पास व्यासकुंड से निकलती है, ये सतलुज नदी में जाके मिलती है। इसी तरह से झेलम नदी है, वो शेषनाग झील पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ से निकलती है और ये 1180 किलोमीटर लंबी नदी है। तो इस तरह से ये सिंधु नदी का अपवाह तंत्र है। ये बहता हुआ जाके 5 नदियाँ जाके पाकिस्तान में एक दूसरे से मिलती है, अंत में जाके सिंधु नदी है वो अरब सागर में जाकर मिलती हैं। उसके बाद आता है दूसरा गंगा नदी अपवाह तंत्र। यहाँ इस नदी का गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र कई जगह नाम दे रखा है, तो दोनों एक ही मतलब है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी अपने आप में गंगा नदी में आके दोनों आपस में मिलती है। गंगा नदी गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है, 2525 किलोमीटर लंबी है
और इसकी कुछ सहायक नदियाँ यमुना, गंडक, घाघरा, सोन, रामगंगा, बासमती, कोसी, ये बड़ी नदियाँ बंगाल की खाड़ी से जाकर गिरती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, ये इलाहाबाद के निकट है, वो गंगा नदी मिल जाती है। चंबल नदी जनापा, पहाड़ी, मऊ उत्तर प्रदेश से निकलती है और इटावा के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है। इसी तरह से रामगंगा नैनीताल के समीप से निकलती है और कनौज के निकट गंगा नदी मिल जाती है। घाघरा नदी मफसातुंग हिमानी नेपाल से निकलती है और छापरा के निकट है, वो बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। इस तरह से ये कुछ नदियां हैं दे रखी है। दामोदर नदी छोटे यहाँ पर छोटा नागपुर पठार से निकलती है, अंत में जाकर हुगली में मिल जाती है। इसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। चेमा युंगडुंग हिमानी जो मानसरोवर झील के निकट है वहाँ से निकलती है और 2900 किलोमीटर लंबी नदी है और ये पद्मा नाम से गंगा नदी में जाकर मिलती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं डिबोंग, लोहित, संसरी, नोवा, दिहांग, तिस्ता, मानस, ये इस तरह की इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये तो था प्रायद्वीपीय भारत। अब हम तुलनात्मक, पहले नदियों के बारे में देख ले, उसके बाद तुलनात्मक अध्ययन आगे मैं दिखाऊंगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो आगे में इसी में बता रखा है कि 6 मुख्य नदियां, बड़ी नदियां हैं। इसके बारे में गोदावरी है, वो नासिक के पास से निकलती है और 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, और नर्मदा अमरकटंग से निकलती है। महानदी दंडकारण्य पठार से निकलती है। कावेरी ताल कावेरी क्षेत्र से निकलती है और ताप्ती बैतूल झील बैतूल के पास से निकलती है। तो ये प्रमुख प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो बहती हुई, इसमें नर्मदा और ताप्ती पश्चिम में अरब सागर में गिरती है और बाकी जो नदियां हैं वो पूर्व में बंगाली खाड़ी में जाके गिरती है। ये एक मैंने सिंधु अपतंत्र का मैप था उसको बता रखा है कि सबसे सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और ये इस तरह से। उसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ये नदियाँ विशेष तौर से ध्यान रखें, इनका सीक्वेंस ध्यान रखें कि सबसे पहले सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास और फिर सतलुज, ये इस तरह के नदियों का एक सीक्वेंस है, वो विशेष ध्यान रखें। इसी तरह से गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, इसकी भी नदियों का पूरा मैंने एक मैप दे रखा है। इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से इन नदियों का, कौन सी नदियाँ कहाँ से जाके मिलती है और कौन कौन सी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं, उससे विशेष ध्यान से पढ़ें। ये प्रमुख भारत का नदी बेसिन, कौन कौन सी बड़ी नदियाँ हैं जो अपने आप में, हालांकि हम भारत के नदी बेसिनों को या अपवा तंत्र को एक तीसरा अपवा तंत्र, आंतरिक अपवा तंत्र ले सकते हैं, वो ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय अपवा तंत्र है, दो महत्वपूर्ण है, उसी के आधार पे यहाँ पर वर्णन प्रस्तुत किया गया था मैंने। सिंधु, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, कृष्णा, पेनेरू, कावेरी बेसिन और बेगई बेसिन, ये इस तरह की नदियां हैं। उसके बाद 1 और 2 नंबर पे यहाँ सूरमा बेसिन और साबरमती बेसिन बता रखा है। ये नदियों का एक मैप है। अब आता है मेन अपना जो बड़ा प्रश्न आता है ज़्यादातर कि हिमालयी नदियाँ निकलने वाली, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के बीच में अंतर क्या है। ये मैं पूरा, हो सकता है मेरा वीडियो में पूरा आ नहीं पाए, तो विशेषतः ये ध्यान देना, ये अंतर आप वीडियो को पॉज करके और लिख लेना, क्योंकि मैंने बड़े मुश्किल से ये कलेक्शन मेरे पास मिला है। इतना अंतर किसी भी किताब में नहीं है, स्पष्ट बता रखा है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हमेशा वर्ष भर बहती है, जबकि ये केवल वर्षा पर निर्भर रहती है। हिमालय की नदियाँ ज़्यादा लंबी है प्रायद्वीपीय पठार की क्योंकि कम लंबी है। जलग्रहण क्षेत्र हिमालय नदियों का बड़ा है, इनका छोटा है। यह नदियाँ क्योंकि हिमालय से उत्पत्ति से पहले की बहती, इसलिए गहरे गोर्ज का निर्माण करती है, जबकि ये उतली घाटियों का निर्माण करती हैं। हिमालय की नदियाँ वर्ष में 2 बार जल स्तर ऊंचा होता है, जबकि इनका 1 बार वर्षा ऋतु के समय ऊंचा होता है। हिमालय नदियों का 2 बार, एक वर्षा के समय, एक जब ग्रीष्म ऋतु है, जल पिघलता है तब। हिमालय की नदियाँ विसर्पों का निर्माण करती है, मार्ग बदलती रहती है क्योंकि अवसादिक मात्रा ज़्यादा रहती हैं और कम ढाल में प्रवाहित होती है। और ये नदियाँ अपेक्षाकृत सीधा मार्ग में प्रवाहित होती है, लगातार ढाल, एक सतत ढाल है इनकी। ये नदियाँ जहाजरानी और सिंचाई के अनुकूल है, जबकि ये ऐसे अनुकूल नहीं है क्योंकि ये नदियाँ इतनी सतत प्रवाहित नहीं होती है और इतने ज़्यादा गहरी तली की नहीं है। हिमालय की नदियाँ अपने विकास की युवा अवस्था में, जबकि ये प्रौढ़ावस्था में पहुँच चुकी है। हिमालय की नदियों को पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है, जबकि इनको अनुवर्ती ढाल के अनुरूप बहने वाली पूर्ववर्ती, जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले की नदियाँ हैं। हिमालय की नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है क्योंकि अवसाद की मात्रा ज़्यादा होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रायद्वीपीय
नदियाँ अपेक्षाकृत छोटे डेल्टाओं का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती डेल्टा न बनाकर नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 3 नदियाँ